हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी के लिए जनरल साइंस की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम मैटर का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हमारी ये सीरीज रिसेंटली शुरू हुई है, तो स्टूडेंट्स को मैं यही बताना चाहूँगा जो मेरे सेशंस को नया ज्वाइन कर रहे हैं या जिन्होंने अभी पुराने सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और अब जनरल साइंस के सेशंस आ रहे हैं। इन सभी सेशंस को देखिए, कॉन्सेप्ट चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इनमें जो सवाल मैं पूछता हूँ उनके जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें कि आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, या जैसे भी आप फील करते हैं। उसके अलावा अनअकैडमी के लाइव जो प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, उसमें स्पेशल क्लासेस में लेकर आता हूँ। आप मेरी प्रोफाइल को अगर फॉलो करेंगे तो आपको उन सभी स्पेशल क्लासेस के अपडेट्स जो हैं वो रेगुलरली मिलते रहेंगे। इन स्पेशल क्लासेस में मैं हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज लेकर आया हूँ। अभी अभी चल रही है हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज, जिसमें पेपर 1 के सेशंस चल रहे हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड का सेकेंड पार्ट आज मैं कराने जा रहा हूँ। सो अगर आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगी, राइट। उसके अलावा पेपर 2 के सेशंस मैं बहुत ही जल्द शुरू करूंगा, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के मैं सेशंस लेकर आऊंगा। और यस, बिल्कुल सही समझे आप, ये पेपर 2 की सीरीज आपके लिए जीएस 1 के सेशंस की तरह भी सर्व करेगी। तो आपका ऑप्शनल कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जीएस 1 तो देंगे ही अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज के जो पेपर 2 के सेशंस हैं वो आपके लिए जीएस 1 के सेशंस की तरह भी सर्व करेंगे। सो मेक श्योर आप मेरी स्पेशल क्लासेस के साथ जरूर जुड़े। उसके अलावा मैं अपनी स्पेशल क्लासेस में हिस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा चुका हूँ, प्रीलिम से रिलेटेड कम से कम 20-25 साल के। उसके अलावा हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे। उसके अलावा हमने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ सेशंस करे, राइट। और अब मैं ज्योग्राफी के सेशंस लेकर आया हूँ यूट्यूब अपने कॉन्सेप्ट, ये अनअकैडमी के कॉन्सेप्ट चैनल पर, राइट। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमआईक्यूज भी अब मैं स्पेशल क्लासेस में बहुत ही जल्द शुरू कर दूंगा, जैसे जैसे जो जो टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा। और मैंने आपको बताया ज्योग्राफी की सीरीज मेरी प्री प्लस मेंस है। दैट मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगा। सो यानी कि मेरी स्पेशल क्लासेस एज वेल एज यूट्यूब सेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप इन सभी सेशंस को जरूर फॉलो करें। और आपने अगर अभी तक मेरी स्पेशल क्लासेस या ओवरऑल अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस नहीं लगाई हैं, तो आप नहीं जानते कि वो कितनी ज़्यादा इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, क्योंकि मैं उसमें लाइव आता हूँ और लाइव हम आपसे इंटरेक्शन जो है वो स्टेब्लिश करते हैं। उसके अलावा जो MIQ PYQs मैं करवाता हूँ उसमें मैं पोल्स कंडक्ट करवाता हूँ, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पर हम काम कर सकें। उसके अलावा आपका कभी भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे वो डाउट देन एंड देयर रिजॉल्व करवा सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे, आपको लेक्चर के नोट्स मिलते रहेंगे और कहीं भी आप बैठकर इन सभी सेशंस को फॉलो कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप स्पेशल क्लासेस के साथ जरूर जुड़े। अगर मेरी प्रोफाइल को आप फॉलो करेंगे तो आपको सभी स्पेशल क्लासेस के लिंक्स मिलते रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा यूपीएससी सीएससी थरो प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान में आपको मिलती हैं डेली की लाइव क्लासेस, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट। लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहते हैं आइकॉनिक प्लान, क्योंकि आइकॉनिक में आपको फीचर ज्यादा मिलते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि 1 साल या उससे ऊपर के प्लान को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फीचर्स मिले। ऑलराइट, आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइड प्रोवाइड किया जाता है, एक मेंटर प्रोवाइड किया जाता है आपको। आप जितने भी टेस्ट देंगे उनका एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस मिलेगी, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर तो मिलेगा ही, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जीएस प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो ऑफर लें। 10% डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इन प्लान्स को, राइट। 60 days टू गो फॉर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स आने जा रहा है, तो 15,000 में आपको 2 महीने की सब्सक्रिप्शन मिलती है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। 45 डेज के क्रैश कोर्स है, इंग्लिश और बाइलिंगुअल दोनों में अवेलेबल है। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं 15,000 वाला, तो आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए एक्सेस मिल जाएगी, एक ईयर के करंट अफेयर का राउंड अप आपको मिल जाएगा, प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कवरेज हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो पूरा आपको जो है वो मतलब प्रीलिम्स का सिलेबस या प्रीलिम्स के लिए जो है वो पूरी कवरेज आपको मिलेगी 15,000 में। सो मेक श्योर यू एनरोल इन दिस एंड यूज माई कोड चौहान सर हिस्ट्री फॉर दैट। उसके अलावा अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल,
हर नई यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर यू चेक दैट आउट एंड एनरोल बाय यूजिंग माय कोड चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा तमिल बैचेस शुरू हो चुके हैं, प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर एमसीक्यू बैचेस, 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस, ये सब शुरू हो चुके हैं। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो थरो हो। उसके अलावा अनअकैडमी चुनौती, पाथफाइंडर, वर्ल्ड अफेयर्स प्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अनलॉक करने के लिए कोड यूज करें चौहान सर हिस्ट्री। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर सेशन। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर आज हमें समझना है, ठीक है। आज हम समझेंगे कि टेम्परेचर का, प्रेशर का मैटर पर क्या असर होता है, राइट। लेकिन एक बार रिवाइज करते हैं, हमने पिछले टॉपिक में क्या समझा। मैंने पिछले टॉपिक में आपको समझाया था कि मैटर क्या है और मैटर किससे मिलकर बना है। तो मैंने आपको बताया था कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, बिल्कुल बेसिक पार्टिकल और भी छोटे होते हैं, लेकिन हम अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक ही रहेंगे। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जुड़कर एटम्स बनता है, ठीक है। एटम्स से जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से जुड़कर कंपाउंड्स बनते हैं, या एटम एंड मॉलिक्यूल से जुड़कर कंपाउंड्स बनते हैं, एंड देन कंपाउंड से जुड़कर मिक्सचर्स बनते हैं, दैट फॉर्म्स आर मैटर। सो बिल्कुल बेसिक यूनिट्स की अगर आप बात करेंगे पार्टिकल्स, तो बिल्कुल बेसिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Other than that, you can also consider atoms, molecules also the basic particles of any matter, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये एस्टेब्लिश किया था कि मैटर हैज अ पार्टिकल नेचर। वेव नेचर की बात नहीं करेंगे अभी हम, डुअल नेचर हम आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे, जब हम थोड़ी सी हमारी समझ जो है वो और डेवलप हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट और रखना चाहता हूँ। अभी मैंने जियोग्राफी और जनरल साइंस के सेशंस जो है वो शुरू करें। आपको शुरू में हो सकता है कि ऐसे लगे कि बहुत कुछ मैं आपको नहीं बता रहा हूं अभी, ठीक है। वो मैं ऐसा, यानी कि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स का मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पढ़ाने की फिलोसफी आप जानते हैं, मैं धीरे धीरे बिल्ड करूंगा, राइट। मैं अचानक से आपको टेक्निकल टर्म्स बता दूं और उनके रूट्स ना समझाऊं, समझ रहे हैं, बिल्कुल हम जड़ों से पकड़कर हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को ना लें, तो टेक्निकल टर्म्स को आगे आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो फॉर ज्योग्राफी एंड एज वेल एज फॉर जनरल साइंस मेरी ये फिलॉसफी है, फॉर दैट मैटर हर सब्जेक्ट को समझाने की मेरी ये फिलॉसफी है कि पहले मैं बेस क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट्स का, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स बराबरी, मतलब सभी स्टूडेंट जो है वो अपनी प्रिपरेशन में बराबरी में नहीं होते। कुछ स्टूडेंट बहुत आगे होते हैं, कुछ स्टूडेंट बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में होते हैं, राइट। सो मुझे सभी को कंसीडर करके चलना पड़ता है ना। अब मैंने आपको बताया था मैटर, मैटर का पार्टिकल नेचर है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था ये पार्टिकल्स जो है वो स्पेस, स्पेस, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, यानी पार्टिकल्स एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करते, लेकिन ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एक अट्रैक्टिंग फोर्स होता है इन पार्टिकल के बीच में, ठीक है। और इसी अट्रैक्टिंग फोर्स के बेसिस पर हमने मैटर को 3 स्टेट्स में बांटा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके अलावा प्लाज्मा, प्लाज्मा एंड बोज, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो हम अलग से पढ़ेंगे। बट बेसिक 3 मैटर ऑफ स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। किस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है, ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन देयर पार्टिकल्स। तो अगर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सो दैट्स अ सॉलिड। फोर्सेस थोड़े वीक हैं, दैट्स अ लिक्विड। फोर्सेस बहुत वीक हैं, दैट्स अ गैस। सो सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या था? Solid have a definite shape and a definite volume. Liquids do not have a definite shape but definitely have a definite volume. And gases do not possess either of these two, right? Do not have definite shape and do not have definite volume. And the reason for this is the differing forces of attraction between their particles. So solids have strong forces of attraction between their particles, be that वो फोर्सेस जो है वो भले ही वेंडरवॉल फोर्सेस हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, या मतलब पार्टिकल टू पार्टिकल अट्रैक्शन हो। कई तरह का पार्टिकल टू पार्टिकल अट्रैक्शन होता है, फिजिक्स में समझाऊंगा। उसके अलावा वो आयनिक बॉन्ड्स हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, मेटालिक बॉन्ड्स हो सकते हैं, राइट। सो फोर्सेस, उन बॉन्ड्स के बारे में हम केमिस्ट्री में धीरे धीरे आगे समझेंगे। बट आई होप ये फोर्सेस वाला फंडा आपको समझ आया होगा, ठीक है। किस तरह सॉलिड, और एक तो ये नेचर मैंने आपको बताया कि उनके बीच में फोर्सेस है, और फोर्सेस के आधार पर हमने मैटर को 3 स्टेट में बांटा है। नेक्स्ट जो मैंने आपको नेचर बताया था पार्टिकल का, वो क्या है कि पार्टिकल जो है वो ऑलवेज इन मोशन। सो देयर इज सम मतलब सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इन एवरी पार्टिकल। हर पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है,
डजंट मतलब मैटर कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन वो मूव कर रहा है, राइट। सर्टेन काइनेटिक एनर्जी उसके पास, और हम उस काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा या घटा सकते हैं बाय मतलब डिफरेंट एनर्जी देकर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी देकर, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी देकर हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा या घटा सकते हैं, यानी पार्टिकल्स को एक्साइट किया जा सकता है, राइट। और पार्टिकल्स को एक्साइट करना, पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, समझ रहे हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि जब मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे पढ़ाऊंगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो डायनामिक के रूप में जो है वो पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में, जो है वो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर एग्जाम्पल कोट करना, मतलब ओवरऑल भी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, राइट। सो जैसे कि मान लीजिए पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में जो आपको मैं समझाऊंगा कि न्यूट्रॉन पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या है, तो आपको मैटर का नेचर पता होना चाहिए उस समय कि मैटर के पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। क्या बोलते हैं, मतलब स्पेस है, अब वो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कह लीजिए, क्या बोलते हैं एटॉमिक स्पेस कह लीजिए, या एक एटम के अंदर भी, राइट, एक इंट्रा एटॉमिक स्पेस भी होता है। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे आपको समझ आएंगे, तब जाके आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और डिटेल में जाकर समझ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हो सकता है शुरू में आपको लगे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स पर मैं ज्यादा स्ट्रेस डाल रहा हूँ, क्योंकि आगे उनकी एप्लीकेशन, मैंने आपको बताया था ना, साइंस को पढ़ने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट समझें और अप्लाई करें। तो जो जर्नल साइंस के जो टॉपिक्स हैं, यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, एंड वी विल अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स व्हेन वी विल बी स्टडीइंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। या उसके अलावा जब हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ रहे होंगे तो बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट हम वहां पर अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड देन अप्लाइंग देम, दैट्स द होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग एनी साइंस। किसी भी साइंस को पढ़ने का, समझने का ये पूरा प्रोसेस होता है, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझे एंड देन वी विल अप्लाई दैट। सेम गोज फॉर ज्योग्राफी, क्योंकि अभी हमारी ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है। सो आई होप इतना बैकग्राउंड आपको क्लियर होगा कि मैटर का नेचर क्या था, सॉलिड लिक्विड गैस क्या था, पार्टिकल जो है वो मूवमेंट में होते हैं, हम अगर हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो बीच के बॉन्ड टूट जाएंगे, तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिक्विड का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में जो है वो फोर्सेस कमजोर है, लेकिन इतने कमजोर नहीं है कि वो अपनी शेप ही सॉरी अपना वॉल्यूम ही खो दे, ठीक है। नाउ अब हम समझते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जो मैंने पिछले टॉपिक में थोड़ा सा आपको समझाया था, उसको स्टेटमेंट्स के माध्यम से और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। कि मैटर की स्टेट कैसे चेंज होती है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड कैसे बनेगा, लिक्विड से गैस कैसे बनेगा, सॉलिड से डायरेक्ट कैसे गैस बनेगा, गैस से डायरेक्ट कैसे सॉलिड बनेगा, ठीक है। दिस इज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। नाउ मैटर चेंजेस इट्स स्टेट्स विद द चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब नाउ मैटर की स्टेट बदलने का मतलब क्या है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड? सिंपल सी बात है, सॉलिड में इंट्रा पार्टिकल फोर्सेस ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड में इंट्रा पार्टिकल फोर्सेस ज्यादा है एज कंपेयर टू गैस। सो दैट मींस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू गैस, प्रोवाइडेड वी हैव स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहां पर माय फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी शुरू से ही क्लियर करना चाहता हूं। हम जो भी कैलकुलेशन धरती के ऊपर कर रहे हैं ना, वो हम धरती के एटमॉस्फेयर को कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। हमारी अर्थ है और हमारे अर्थ के ऊपर जो है वो क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो ये जो भी गैस है ना, हमारे एटमॉस्फेयर क्या है, ये गैस है। तो ये गैस का एक ब्लैंकेट है इतना बड़ा, तो इस ब्लैंकेट में पार्टिकल होंगे ना, पार्टिकल होगा तो मास भी होगा, ठीक है। मास होगा और एक वॉल्यूम में अगर मास होगा, सो इट विल बी एक्सर्टिंग सम प्रेशर, ठीक है। मतलब ये मास होगा तो ये वजन डाल रहा होगा ना नीचे को। तो हम जब इंसान धरती के सरफेस पर खड़े होते हैं, तो हमारे ऊपर हमारे लगभग 1000 किलोमीटर का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, उनका वजन हम पर पड़ रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा होता है, बट वो हमारे लिए नॉर्मल है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉर्मल फॉर अस, दो इट इज इनॉर्मस, ठीक है। कई टन्स में वजन होता है गैस का हमारे ऊपर, बट इट इज नॉर्मल फॉर आवर स्किन, हमारी स्किन उसी हिसाब से डेवलप हुई है, ठीक है। अब प्रेशर जब मैं आपको समझाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक व्यक्ति अर्थ की सरफेस पर खड़ा है और एक व्यक्ति जो है वो बगैर स्पेस सूट के हम उसको स्पेस में ले जाएं, तो क्या वो व्यक्ति जिंदा रहेगा?
केवल उसको एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया हमने, क्योंकि स्पेस में उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमने ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, एक सिलेंडर लगा दिया, ठीक है, और बाकी जो है वो बिल्कुल उसका शरीर न्यूड है, ठीक है, केवल स्किन है उसकी, एकदम बेयर है, स्टार्क नेकेड है, ठीक है, तो क्या वो व्यक्ति जिंदा रहेगा? आप मुझे कमेंट में जवाब देंगे। और इस कॉन्सेप्ट को आगे जब मैं प्रेशर समझा रहा हूँ तब हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है, कि स्पेस सूट्स की जरूरत क्यों होती है। समझ रहे हैं? साइंसेज में हम कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे एंड देन वी विल अप्लाई दैट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेस सूट्स के बारे में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हम मार्स मिशन वगैरह उन सब की बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, राइट। खैर, सो पॉइंट मेरा ये था कि जो भी मैटर चेंजेस इट्स स्टेट विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम धरती के ऊपर जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, है ना, धरती के ऊपर मान लीजिए हम पानी को उबाल रहे हैं, जो भी हम फिजिकल चेंज लेकर आ रहे हैं, हम किसी मेटल को पीट रहे हैं, किसी मेटल को हमने जो है वो क्या बोलते हैं, मेल्ट कर दिया, या हमने किसी गैस को प्रेशराइज करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये सब हम धरती की सरफेस पर कर रहे हैं। और क्या कंसीडर करते हुए चल रहे हैं कि हमारे ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल रहा है, ठीक है। अब ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार प्रेशर, ये किसने सजेस्ट किया, ये सब हम फिजिक्स में समझेंगे। बट यहां पर आपको केवल इतना समझना है कि एक एटमॉस्फेरिक है, 1 बार जो है वो हमारे ऊपर प्रेशर इस समय है, राइट, जिसको हम स्टैंडर्ड प्रेशर बोलते हैं, और हम स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर में कैलकुलेशंस करते हैं। अब स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर कभी 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो कंसिडर किया जाता है, लेकिन मेजोरिटिवली 25 डिग्री सेल्सियस कंसिडर किया जाता है। आप में से जो स्टूडेंट्स जानते हैं मुझे वो तुरंत कमेंट में बताएंगे कि केल्विन्स में कितना होगा ये, ठीक है, एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर टेम्परेचर, राइट। नाउ एग्जांपल देखते हैं, वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। अब पानी इतना नायाब क्यों है? जब मैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी करवाऊंगा वहां पर मैं आपको ऑरिजिन ऑफ अर्थ समझाऊंगा, और वहां पर मैं ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर समझाऊंगा, ठीक है ना, और ऑल्सो ऑरिजिन ऑफ लाइफ समझाऊंगा। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि पहली लाइफ जो है वो पानी के अंदर एस्टेब्लिश हुई। सबसे पहले आरएनए बना, आरएनए वर्ल्ड कहा गया उसे। फिर आरएनए से धीरे धीरे जो है वो डीएनए, और मतलब इवेंट मतलब न्यूक्लिक एसिड्स डेवलप हुए फर्दर, और न्यूक्लिक एसिड्स डेवलप हुए, और फिर एक न्यूक्लियोइड, एक बहुत प्रिमिटिव न्यूक्लियोइड बना, और फिर प्रोक्रिएटिक सेल्स बने शुरुआती, एंड देन यूकैरियोटिक सेल्स की तरफ हमने मूव किया। सो ज्योग्राफी की जियोमॉर्फोलॉजी प्लस साइटोलॉजी इन बायोलॉजी, इन दोनों को हम कनेक्ट करके ओरिजिन ऑफ लाइफ समझेंगे धरती पर। इसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। खैर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी मेरी बातें जो है वो सिरे से जो है वो मतलब समझ नहीं आ रही होंगी पूरी तरह, आपको लग रही होंगी बहुत वेग है, बहुत गोलमोल है, वो अभी जरूरी है वेग बातें करना। मैं एग्जैक्ट पॉइंट्स बताने लगूंगा तो एक एक सेशन 1.5-1.5 2-2 घंटे का खिंच जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे बिल्ड करते हैं, तभी मैं बोलता हूं कि मेरे सेशंस के साथ आप लोग जुड़े रहें। नाउ सो वाटर एक ऐसा मटेरियल है हमारी अर्थ के ऊपर जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एंड नॉर्मल टेम्परेचर पे, सॉरी, एक टेम्परेचर की बात नहीं करते, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारी अर्थ के ऊपर वो टेम्परेचर्स के हिसाब से तीनों स्टेट में मतलब क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट करता है। सो अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ध्यान दीजिएगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ठंडा हो जाएगा माहौल, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाएगा, तो वाटर जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है आइस में, राइट। 0 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा तो वाटर जो है वो वेपर या गैस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो पॉइंट यहां पर ये है कि पानी जो है वो इतना नायाब क्यों है। जब हम क्लाइमेटोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा या जियोमॉर्फोलॉजी जो आपको पढ़ाऊंगा तो पानी की प्रॉपर्टीज आपको समझाऊंगा, और लाइफ को एस्टेब्लिश करने में पानी इतना जरूरी क्यों है। देखिए, यहाँ पर कुछ एक और छोटे छोटे पॉइंट जो है वो आपके दिमाग में मैं डाल दूं। हमारी धरती में अगर आप पूछेंगे तो लाइफ जो है वो किस किस पर बेस्ड है ना, तो आप अपने एटमॉस्फेयर में देखें तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर की सबसे बड़ी मतलब प्रेजेंस जो है वो किस गैस की है, नाइट्रोजन गैस की। तो हमारी लाइफ जो है वो नाइट्रोजनस बेस्ड लाइफ है ना, नाइट्रोजन पर बेस्ड है हमारी पूरी लाइफ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि सबसे पहला लाइफ फॉर्म जो है वो आरएनए के फॉर्म में डेवलप हुआ, आरएनए से फिर धीरे धीरे न्यूक्लियोइड जो है वो सब डेवलप हुआ,
प्रोकैरियोटिक सेल्स बने, तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें बहुत क्रूशियल एलिमेंट होता है नाइट्रोजन। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे बड़ी संख्या में मौजूद गैस है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पर बेस जो है वो हमारे दुनिया पर, हमारे अर्थ में जो है वो लाइफ एस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, तो पॉइंट मेरा ये है कि एक साइड तो नाइट्रोजन हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, जबकि हमारे लंग्स के लिए वो इनर्ट है। राइट, हम सांस ले रहे हैं, नाइट्रोजन हमारे लंग्स में जा रही है, लेकिन हम उसको फिक्सेट नहीं कर पा रहे। बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूं मैं क्लास में, क्योंकि जर्नल साइंस में आगे हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे इन सबको। नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नाउ हम वाटर की बात कर रहे थे। वाटर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हमारे धरती के ऊपर, क्योंकि हमारी धरती पर अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर मौजूद है ना, विद लेटीट्यूड्स के हिसाब से हमने बांटा हुआ है कि आप पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा, और अगर आप इक्वेटर के आसपास रहेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। राइट, और कैप्रिकॉन और क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में जो है वो टेम्परेट जोन रहता है। राइट, तो पानी जो है वो पोल्स पर जमा हुआ है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की तरह घूम रहा है, और सरफेस पर लिक्विड के फॉर्म में है। राइट, आइस चेंजेस इनटू वाटर ऑन इंक्रीजिंग। नाउ अगर पानी का एग्जांपल लें तो हम देखते हैं कि मैटर कैसे जो है वो चेंज करता है अपनी स्टेट। राइट, ध्यान रखिएगा, जर्नल साइंस के मैं टॉपिक ले रहा हूं, लेकिन बाकी छोटी छोटी जर्नल साइंस के टॉपिक समझाने का मतलब क्या है मेरा, इन टॉपिक्स को लाने का, ताकि बाकी बहुत सारी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताता जाऊं। जैसे मैंने आपको बताया ना, नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजनस बेस्ड लाइफ है। नाइट्रोजन को हम फिक्सेट नहीं कर सकते अपनी बॉडी में, स्टिल नाइट्रोजनस बेस्ड लाइफ है। हमारे बॉडी के हर सेल में डीएनए है, डीएनए के बगैर हमारी बॉडी नहीं बनी है। और डीएनए जो है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो सब नाइट्रोजन से बने, मतलब उनका जो बेस है, जो आपको मैं उनके क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, वो नाइट्रोजन पर बेस्ड है। ठीक है, सो मतलब हमारी पूरी बॉडी नाइट्रोजन से बनी, नाइट्रोजन पर बेस्ड है हमारा लाइफ पूरा, बट हम नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते अपनी बॉडी में। राइट, नाइट्रोजन को फिक्स जो है वो सर्टेन प्लांट कर पाते हैं। खैर, तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में हर सेशन में बताता रहता हूं या बताता रहूंगा, जो आपको लगेंगे कि जो मेन सेशन चल रहा है उससे थोड़ी बाहर की बात चली गई, बट दैट इज द होल पॉइंट। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताना, और फिर उनको धीरे धीरे आपको मैं सिखाऊंगा, क्योंकि जब बायोलॉजी पढ़ाऊंगा उसमें बॉटनी वाले पार्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन हम समझेंगे, नाइट्रोजन साइकिल को जब हम समझेंगे। ठीक है, नाउ ice changes into water on increasing temperature, which further changes into water vapor on enhancing temperature। तो स्टेट कैसे चेंज करता है, अगर हम पानी का एग्जांपल लेकर चले, तो आइस को अगर आप गर्म करेंगे, सॉलिड को गर्म करेंगे तो किस में बनेगा, लिक्विड में, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट, और वाटर को अगर आप और गर्म करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे होता है, अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देखते हैं क्या है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अब व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड द चेंज ऑफ स्टेट। तो मैंने आपको क्या कहा था, सॉलिड में क्या है, सॉलिड में पार्टिकल्स जो है वो दे आर वेल पैक्ड टुगेदर। जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी, जो इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो टूटने नहीं देती सॉलिड को। समझाया था ना मैंने आपको कि इंडिविजुअल पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है और वो हिल रहा है, लेकिन दो पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड में दो पार्टिकल्स के बीच में इतना स्ट्रांग बॉन्ड है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो, भले ही उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है बट वो बॉन्ड टूट नहीं रहा। बट अगर मैं उस काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दूं तो वो इंटर पार्टिकल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, ये इंटर पार्टिकल बॉन्ड टूट जाएगा और ये दूर दूर हो जाएंगे पार्टिकल। अब ये सॉलिड था, ये पार्टिकल दूर दूर हो गए, तो दिस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इसको मैं और हीट करूंगा, पार्टिकल और दूर हो जाएंगे, इट कन्वर्टेड इनटू गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस जो है वो किस बेसिस पर बनते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बेसिस पर। राइट, द पार्ट, ध्यान दीजिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स पर। अभी इनिशियल सेशंस है, आपको बहुत जो है वो लग रहा होगा कि बहुत वेग बातें हो रही हैं, धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा मामला, इसलिए जुड़े रहें सेशन। ठीक है, सेशन से the particles leave their fixed positions and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid.
तो आप प्लास्टिक के पेन को आपने पिघला कर देखा होगा, या प्लास्टिक को पिघला कर देखा होगा, वो प्लास्टिक पहले सॉलिड होता है और फिर लिक्विड में बदल जाता है। वो क्या हुआ, वो इंटर पार्टिकल स्पेसिस जो है वो टूट गए, ठीक है। बट वो इतने नहीं टूटे कि वो गैस में बदल जाए, आप और हीट करते रहेंगे देन इट विल वेपराइज, या गैस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. Now very important thing is atmospheric pressure. जो भी हम कैलकुलेशन करें, वो जो भी हम फिजिकल चेंजेस लाएं किसी भी सॉलिड में, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं तो वो फिजिकल चेंज है, दो कुछ केमिकल चेंजेस भी वहां पर हो जाते हैं हीट की वजह से, लेकिन केमिकल चेंजेस को हम आगे समझेंगे। अभी हम फिजिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हीट करने की, प्रेशर बढ़ाने की, घटाने की बात कर रहे हैं, राइट। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि जो नॉर्मल प्रेशर है धरती का, उस पर अगर आप किसी सॉलिड को हीट करेंगे, और जिस टेम्परेचर पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंटर पार्टिकल स्पेसिस से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, उस टेम्परेचर को आप कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट की वजह डेफिनेशन क्या है कि सॉलिड बिकम्स लिक्विड। अब सॉलिड लिक्विड कब बनता है, जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंटर पार्टिकल फोर्सेस से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो पार्टिकल जो है वो इंटर पार्टिकल फोर्सेस को छोड़ देगा और वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देगा, फ्रीली मूव करना शुरू कर देगा, दैट मींस इट बिकम्स अ लिक्विड नाउ, ठीक है। दैट पॉइंट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। For example, the melting point of ice is 273.16 Kelvin. Generally, we consider it around 0 degree Celsius, right? Ice changes to water at this temperature. ठीक है, इस टेम्परेचर पर आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ दिस इज फॉर आइस, ये आइस के लिए है। अलग अलग सॉलिड्स के लिए अलग अलग जो है वो मेल्टिंग पॉइंट रहता है। आप मुझे आयरन और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बताएंगे, हमारे लिए हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। प्री हिस्ट्री में हम बहुत ही जल्द कैलकोलिथिक और आयरन एज की तरफ जाएंगे। तब वहां पर हमारे पास ये सवाल आएगा कि क्यों कॉपर को पहले इस्तेमाल किया गया, आयरन को पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। और दूसरी चीज, आयरन मिल जाने के बाद भी बड़े लेवल पर आयरन को इस्तेमाल करना कुछ समय बाद क्यों शुरू किया गया, ठीक है। जवाब छुपा है आयरन के हाई मेल्टिंग पॉइंट में, ठीक है। तो आप मुझे कॉपर और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट तुरंत बताएंगे कमेंट में। नाउ आइस चेंजेस टू वाटर एट दिस टेम्परेचर, राइट। तो अभी यहां पर हुआ क्या, मान लीजिए ये एक सॉलिड जो है वो क्या है, देखिए ये एक सॉलिड आइस क्यूब है, ठीक है। और इस आइस क्यूब को मैंने एक बीकर के अंदर रखा। बीकर समझते हैं ना आप, अपने केमिस्ट्री लैब में, स्कूल में बीकर देखे होंगे जरूर, राइट। इस तरह का एक बर्तन होता है बीकर, जिसमें जो है वो यहाँ पर मार्किंग लगी होती है कितना ml है। तो मान लीजिए इस आइस क्यूब को मैंने एक बीकर के ऊपर रखा, बीकर के अंदर रखा, और मैं नीचे से बीकर को जो है वो बर्नर से हीट कर रहा हूँ, ठीक है। द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब अगर मैं, ये एक्सपेरिमेंट है, एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट है ये, इस बीकर के अंदर मैंने आइस क्यूब का रखा, और मैं नीचे से अगर हीट कर रहा हूं बर्नर लगा के, और मैं अगर एक थर्मामीटर के माध्यम से इस आइस क्यूब के टेम्परेचर को नाप रहा हूं, तो आप ये पाएंगे कि ये बर्नर जो है वो इस आइस क्यूब को हीट कर रहा होगा, लेकिन आइस क्यूब का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा होगा, ठीक है। अभी बताता हूं क्या मतलब बना इसका। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एट दिस हीट एनर्जी, एज दिस हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय आइस without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of beaker and is known as the latent heat। देखिए ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वो बीकर था हमारा, ठीक है। इस बीकर के अंदर हमारी आइस क्यूब थी, आइस क्यूब को हम नीचे से गर्म कर रहे थे बर्नर से, ठीक है। हम थर्मोमीटर से जो है वो इस आइस क्यूब का टेम्परेचर नाप रहे थे। जब धीरे धीरे जो है वो हमें क्या देखने को मिल रहा था कि यहां पर पानी बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस आइस क्यूब का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। ऐसा क्यों नहीं, मतलब नीचे से हम हीट भी कर रहे थे और आइस क्यूब का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा था, ऐसा क्यों। तो मतलब पॉइंट ये है, मतलब हैरत की बात ये है कि हम हीट एनर्जी दे भी रहे थे और यहां पर टेम्परेचर बढ़ भी नहीं रहा था, है ना। हम हीट एनर्जी दे रहे थे, उससे हीट बढ़नी चाहिए थी ना,
टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था कंटेंट्स का, लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था। दैट मीन्स वो हीट एनर्जी कहाँ जा रही थी? तो जवाब ये है कि हीट एनर्जी वाज इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। इट इज कंसीडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ बीकर। जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो पार्टिकल्स हैं आइस क्यूब के, उनके बीच का जो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस है, उनको तोड़ने में वो हीट लगी हुई थी अभी। ठीक है, तो वो पार्टिकल्स को एक्साइट कर रही थी धीरे धीरे, इसलिए हीट नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, so the heat used in changing the state without any rise in temperature of matter is called latent heat. That means अगर आप हीट करते रहेंगे ना, और ये बर्फ की क्यूब जो है वो धीरे धीरे पानी में बदलती रहेगी, बट स्टिल टेम्परेचर जो है वो आपका क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस, या अगर केल्विन में कहें तो 273.16 केल्विन रहेगा। और जबकि सॉलिड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आइस आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर आपका कितना रहेगा? 273.16। वो नहीं बढ़ेगा, जबकि आप नीचे से हीट देते जा रहे हो। तो वो हीट कहां जा रही है? वो हीट जा रही है, उस हीट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? उस हीट को पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो यहां पर स्टेट चेंज हो गई, लेकिन हीट नहीं बढ़ी। ठीक है, तो इसको कहा जाता है लेटेंट हीट। एक बार फिर से ध्यान से पढ़ें इस कॉन्सेप्ट को, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो समझ ना आया हो। देखिएगा, अब मैंने कहा कि एक बीकर के अंदर जो है वो आइस क्यूब है और हम उसे हीट कर रहे हैं। द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। हीट कहां जा रही है? पार्टिकल्स को एक्साइट करने में जा रही है, पार्टिकल्स को मूव करने में, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में जा रही है, ताकि इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस जो है वो टूट जाएं। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस। सो दैट मीन्स क्या मतलब है? आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि हीट को किसने एब्जॉर्ब कर लिया? आइस ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब आइस जो है वो धीरे धीरे पिघलती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ बीकर एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। सो द हीट यूज्ड इन चेंजिंग स्टेट विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। और यहां पर एक लेटेंट हीट का एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको हम मतलब एक बार कहने का मतलब हम लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। स्टैंडर्डाइज कैसे किया हमने? हमने 1 किलो जो है वो मैटर का स्टेट चेंज कर रहे हैं हम, इस तरह हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है? इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। राइट, सो दैट मीन्स आप अगर किसी भी मैटर को आप 1 किलो आयरन का ब्लॉक लें और उसको हीट करें, आप उसको 1500, कई जगहों पर 1540 लिखा होगा, ठीक है, कई जगहों पर 1483 लिखा होगा, कई जगहों पर 1580 के आसपास लिखा होगा। तो वो अलग अलग आयरन के अलग अलग जो है वो क्या बोलते हैं, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग जो है वो आयरन के मेल्टिंग पॉइंट्स लिखे हैं। तो आप रेंज मान लीजिए 1500 से 1450 से 1550 के बीच में आयरन जो है वो आपको मेल्ट होता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, 1500 के आप मोस्टली जो है वो पार ही मान लीजिए। या कॉपर की करते हैं। ठीक है, कॉपर का आसान होता है। कॉपर जो है वो 1080 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप 1 किलो ब्लॉक का कॉपर लेंगे और उसको जो है वो आप अगर हीट करना शुरू करेंगे, तो जब आप 1080 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेंगे ना, क्योंकि आप धीरे धीरे हीट करेंगे ना, पहले 10 डिग्री होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, कुछ नहीं हो रहा होगा कॉपर को। लेकिन जब आप 1080 डिग्री पर पहुंचेंगे ना, तो उसके ऊपर और फिर आप हीट बढ़ाते जाएंगे, तो कुछ समय तक हीट जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। फिर से सुनिए, अगर आप 1 किलो कॉपर का ब्लॉक लें, प्योर कॉपर का ब्लॉक लें, 1 किलो का क्यूब, 1 किलो का क्यूब लिया आपने प्योर कॉपर का, और उसको आप नीचे से हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले 10 डिग्री होगा, फिर 100 होगा, फिर 500 होगा, लेकिन वो 1080 डिग्री के आसपास आके रुक जाएगा। आप हीट करते रहेंगे वो बढ़ेगा नहीं, आप हीट करते रहेंगे वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन फिर अचानक से वो पिघलना शुरू हो जाएगा। ये ब्लॉक जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगा, और जब तक ये ब्लॉक पूरा पिघल नहीं जाएगा, टेम्परेचर जो है वो 1080 के आसपास ही रहेगा। फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, तो इसमें, तो इसको क्या कहेंगे आप? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे इसे आप। वो जो हीट
वो जो रुका रहा ना, आप टेम्परेचर बढ़ाते रहे बट 1080 से ऊपर टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था, तो वो हीट कहाँ जा रही थी? वो हीट जा रही थी इंटर पार्टिकल स्पेसिस को तोड़ने के लिए। ठीक है, वो हीट जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही थी पार्टिकल्स की, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इतनी हो गई, कितनी हो गई, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस से ज्यादा हो गई, तो सॉलिड से कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। एक बार पूरा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर आप हीट करते रहेंगे तो वो बॉयल करेगा, देन इट विल मूव टुवर्ड्स इट्स बॉइलिंग पॉइंट, राइट। सो बॉइलिंग पॉइंट को आगे समझते हैं। सो आई होप आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ आएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? बेसिकली हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि किसी भी मैटर कि 1 किलो मैटर आपने उठाया और उसको आप उसके मेल्टिंग पॉइंट पे हीट कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप मेल्टिंग पॉइंट पे हीट कर रहे होते हैं ना, तो वो मैटर का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, ठीक है, लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो वो जो एनर्जी चली गई, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, वो एनर्जी कहाँ जा रही थी? वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में जा रही थी, वो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस को तोड़ने में जा रही थी, ठीक है। उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। समझे आप लोग? सो बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ मैटर फ्रॉम सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, एंड गिवन क्या है? एट 1 atmospheric प्रेशर, ठीक है। तब जाके आपको किसी भी मैटर का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मिल जाएगा। आई होप दैट इज आप समझ गए होंगे इसे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। सिमिलरली व्हेन फर्दर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस। नाउ दैट सेम गोज फॉर लिक्विड। मान लीजिए एक ग्लास आपने पानी का लिया, एक बीकर आपने पानी का लिया, ठीक है, और उसको आप नीचे से जो है वो हीट कर रहे हैं। तो जब आप हीट करते रहेंगे ना, ठीक है, आप पाएंगे कि इस पानी का टेम्परेचर आप देखेंगे कि 100 डिग्री के आसपास आकर जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये बॉयल होना शुरू होगा और इसमें से वेपर्स निकलने शुरू होंगे, बट टेम्परेचर आप देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, दैट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो आप कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा, जबकि हम हीट बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है? वो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस को तोड़ने में जा रही है, ठीक है। समझ गए आप? फॉर एग्जाम्पल, वाटर चेंजेस टू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट। Latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point. Simple as that. तो बॉइलिंग पॉइंट पे आप पहुंच गए, आप हीट देते रहेंगे, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक लिक्विड पूरी तरह बॉयल ना हो जाए, ठीक है, यानी कि पूरी तरह जो है वो वेपोरेट ना हो जाए। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड, समझ गए? तो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वो हीट हम बढ़ा रहे थे, लिक्विड जो है वो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, तो वो हीट कहाँ जा रही थी? वो लिक्विड के इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस को तोड़ने में। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि लेयर बाय लेयर, देख रहे हैं आप, लेयर बाय लेयर जो है वो घटता जाएगा फिर पानी, ठीक है। जिसका टेम्परेचर बढ़ता गया, 100 से ऊपर चला गया, उसने एस्केप कर दिया ना, वो तो वेपराइज हो गया, ठीक है, वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया वो, राइट। वहां पर टेम्परेचर बढ़ गया, तो लेयर बाय लेयर पानी कम भी होता जाएगा। नाउ अ चेंज ऑफ स्टेट। अब अगर आप किसी मैटर को गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी सॉलिड को गर्म कर रहे हैं आप, और वो लिक्विड बनने के बजाय अचानक से वेपर में कन्वर्ट हो गया, एक पॉइंट आया, उसके बाद वो लिक्विड लिक्विड बनने के बजाय वेपर में कन्वर्ट हो गया विदाउट, सो दैट मीन्स इफ अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड से लिक्विड बनना चाहिए था ना, एंड देन गैस, लेकिन अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन गया, द प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, and the solid is said to be gets sublimized, right? So solid जो है वो sublimize हो जाता है at a certain temperature. For example, कौन कौन से कैम्फर है, मेंथोल है, आयोडीन है, ठीक है। उसके अलावा आप मुझे और एग्जांपल्स देंगे, और कौन कौन से जो है वो ऐसे मैटर हैं जो सब्लिमाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राई आइस है, ड्राई आइस सब्लिमाइज हो जाता है, उसको आप हीट करेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो एक एट अ सर्टेन टेम्परेचर, उसके बाद वो अचानक से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो था टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा। अब हम देखते हैं प्रेशर का क्या सीन है। अगर आप प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। प्रेशर का पहली बात तो, आप प्रेशर क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, राइट। पहले हम प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि प्रेशर है क्या, और फिर उसकी एप्लीकेशन क्या है, कि प्रेशर को अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैटर की जो है वो स्टेट चेंज हो जा रही है, कैसे देखते हैं। अब दबाव,
प्रेशर, अब मान लीजिए कि आप जो है वो अपने हाथ पे कोई भी पेन रखें, ठीक है, आप अपने हाथ पे ये पेन रखें या कोई पेन लिया आपने और पेन से अपने हाथ को पिंच करें, ठीक है, तो आपको एक पिंच महसूस होगा, राइट। वो पिंच क्यों महसूस हुआ? क्योंकि पेन की टिप जो है वो आपकी स्क्रीन पर प्रेशर डाल रही, ठीक है। खैर, इस एग्जाम्पल से समझते हैं आगे। द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। गैसेस के केस में देखते हैं। अब गैसेस का पार्टिकल नेचर कैसा है? गैसेस के पार्टिकल का नेचर कैसा है? गैसेस के पार्टिकल के बीच में स्पेसिस बहुत ज्यादा है और उनके बीच के इंटर पार्टिकुलर जो फोर्सेस हैं वो तो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, इसलिए वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर आप प्रेशर जो है वो लगाएंगे इस पर, राइट, अगर मान लीजिए आपने एक कंटेनर में गैस को रखा, ठीक है, और अगर आप दोनों साइड से प्रेशर अब बढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और इसमें आप किसी भी गैस को अगर आप छोड़ते हैं, मान लीजिए यहां से आपने कोई भी गैस जो है उस कंटेनर के अंदर छोड़ी और आपने वाल्व जो है वो इधर से कर दिया बंद, ठीक है। अब गैस का नेचर क्या है? गैस जो है वो जिस भी बर्तन में जाएगी उसके कोने कोने तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो गैस के पार्टिकल जो है वो इस सिलेंडर के हर कॉर्नर में पहुंच गए, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया? अब आपने इधर से और इस साइड से भी प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, यानी कि बंद करना शुरू किया इस कंटेनर को, है ना। मतलब आप मजबूर कर रहे हैं कि पार्टिकल्स जो है वो नजदीक आए एक दूसरे के। ना इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल नजदीक आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप अगर इसको अंदर पुश करते रहे और मान लीजिए यहां तक ले आए आप सिलेंडर की बाउंड्रीज को, तो ये जो पार्टिकल्स बिखरे हुए थे अब ये पास पास आ गए, ठीक है। दैट मीन्स अब ये प्रेशराइज हो गया। तो पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, दैट मीन्स इनके बीच की फोर्सेस जो है वो बढ़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं आपको पॉइंट समझाना चाहूंगा कि अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना, तो गैस के पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है, वो और जोर से हिलेंगे, वो और जोर से जो है वो मतलब काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ेगी, आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो। दैट मीन्स अगर आपको गैस को लिक्विफाई करना है ना, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी को घटाना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी को घटाने का तरीका क्या है? उनके टेम्परेचर को घटा दें। तो अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं और साइड से एक कॉइल गुजार दें जिसके अंदर मान लीजिए बिल्कुल ठंडा कोई लिक्विड हो, ठीक है, तो ये गैस की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ये पार्टिकल और जोर से मूव नहीं कर सकते, आप और प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, ये पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे नजदीक आते जाएंगे एंड इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी लिक्विफाई अ गैस। द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई अ गैस। टेम्परेचर रिड्यूस करना जरूरी है क्योंकि आप प्रेशर बढ़ाएंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे तो पार्टिकल्स और तेजी से, समझ रहे हैं आप, पार्टिकल्स को मजबूर कर रहे हैं कि वो पास आए, वो जितने पास आएंगे, एक गैस के पार्टिकल्स नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आपको लग रहा है कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, क्लियर हो जाएगा आपको। ये हमारी धरती है, ठीक है, ये हमारी धरती के ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर है। अब इस एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं वो धरती के नॉर्मल टेम्परेचर पे मौजूद हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये धरती के नॉर्मल टेम्परेचर में मौजूद है, राइट। या उसके अलावा धरती की सरफेस पर अगर आयरन है, धरती की सरफेस पर अगर गोल्ड है, धरती की सरफेस पर अगर टिन है, सिल्वर है, लेड है, जो भी मेटल है वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर मौजूद है। दैट मीन्स ये कि कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में गैसियस स्टेट में रहता है। बहुत ध्यान से समझेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड स्टेट पे लाने के लिए आपको टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रहा, सो दैट मीन्स ये अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से खुश नहीं है, वो एक दूसरे के नजदीक नहीं आते, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। दैट मीन उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेज है, अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं है, या अट्रैक्टिव फोर्सेज बहुत कम है, रिपल्सिव फोर्सेज तेज है, दोनों एग्जिस्ट करती हैं,
ठीक है। इसलिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर या टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक नहीं आते, या ऑक्सीजन के या नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक नहीं आ रहे, वो दूर दूर घूम रहे हैं। सो अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को पास लाने की कोशिश करेंगे तो उनके बीच के रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो एक्ट करना शुरू कर देंगे, है ना। पास लाएंगे तो उनके बीच के रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करना शुरू कर देंगे। तो अगर दो रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, आस पड़ोस वाले भी रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, तो सभी की जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जब आप किसी गैस को प्रेशराइज करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अदरवाइज नॉर्मल प्रेशर पर तो उनके रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा एक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो दूर दूर है। इसीलिए आपको उनका टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, एक कॉइल जो है वो गुजारनी पड़ेगी, ताकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो और हम उन्हें लिक्विफाई कर सके। ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो कि उनके रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए अट्रैक्टिव फोर्सेस, और वो गैसेस से लिक्विड क्या बोलते हैं स्टेट में आ जाए। इसीलिए जब आप गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो मेजॉरिटरली उनका टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव में जाता है, बहुत ठंडी होती है गैसेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत नेसेसरी हो जाएंगे आपके लिए, राइट। सो आइए देखते हैं पॉइंट क्या था। द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अब समझ आया टेम्परेचर को रिड्यूस करने से गैस कैसे लिक्विफाई होती है, टेम्परेचर रिड्यूस क्यों करना पड़ता है, राइट। Also, reduction of pressure can directly change the state of matter to gaseous state. Next चीज, अब प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर धरती के ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे H2O का मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। स्टेटमेंट फिर से सुने, हमारी धरती के ऊपर ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। धरती जब भी बनाए एटमॉस्फेयर को कंसीडर करें, क्योंकि ये गैसेस है, ग्रेविटी ने पकड़ा हुआ है, फ्लूइड ही तो है ये। जिस तरह ग्रेविटी ने अपने सरफेस के सबसे नजदीक लिक्विड फ्लूइड को पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो बहता नहीं है, ठीक है, और गैसेस जो हैं वो लाइटर हैं, वो बह जाती हैं, तो वो ऊपर पकड़ी हुई हैं। खैर एटमॉस्फेयर का जब कंपोजिशन करवाऊंगा आपको क्या बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी में, तो वहां पर अच्छे से समझेंगे इस पॉइंट को। बट यहां पर देखिएगा, रिडक्शन ऑफ प्रेशर, अगर आप प्रेशर रिड्यूस कर दें तो मैटर जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर रिड्यूस करने का मतलब क्या है, स्पेस बढ़ा दिया तो प्रेशर रिड्यूस हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारी धरती है, ठीक है, और हमारी धरती की ग्रेविटी ने इन गैसेस को पकड़ कर रखा हुआ हमारी धरती के आसपास, और इस तरह पानी को पकड़ के रखा हुआ हमारी धरती के आसपास, ठीक है। इसीलिए हमारी धरती पर क्या है, इस गैस के ब्लैंकेट की वजह से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट। लेकिन अगर आप स्पेस में आ जाएंगे, ये आपको जो है वो स्पेस में ले आया मैं, ठीक है। अब यहां पर स्पेस में जो है वो प्रेशर तो है नहीं, क्योंकि ऊपर गैस का ब्लैंकेट नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स कोई भी मैटर जो है वो यहां पर एक्सपेंड कर जाएगा। क्यों एक्सपेंड कर जाएगा? क्योंकि उसके ऊपर जो है वो प्रेशर नहीं है, राइट। खैर स्पेस वाला पॉइंट जो है वो आगे समझते हैं, अभी हो सकता है कि आपको क्लियर ना हो स्पेस वाला पॉइंट। इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से समझे, राइट। रिडक्शन ऑफ प्रेशर, प्रेशर रिड्यूस करने का मतलब क्या है? प्रेशर, तो सबसे पहले हमें समझना है कि प्रेशर हमारे ऊपर कब है। तो जब हम धरती पर खड़े हैं तो हमारे ऊपर किसका है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ठीक है। जब अगर आप धरती के नीचे चले जाएंगे तो कोर के ऊपर मेंटल का प्रेशर होगा, मेंटल के ऊपर क्रस्ट का प्रेशर, है ना, यानी कि रॉक्स का प्रेशर है। अगर आप कभी पानी के अंदर गए हैं, अगर आपने कभी स्विमिंग पूल, नहर, तालाब में अगर मतलब डुबकी लगाई है, तो आप जानते होंगे कि पानी के अंदर आपको अपनी बॉडी के ऊपर जो है वो प्रेशर महसूस हो रहा होगा। मतलब मान लीजिए अगर आप 2-3 फीट पानी के अंदर गए हैं तो आपको महसूस होता होगा कि 2-3 फीट पानी का वजन जो है वो आपको अपनी चेस्ट, अपने लिम्ब्स पर महसूस होता होगा। हमें अपने बॉडी को मूव करने में जो है वो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। दैट इज प्रेशर। लेकिन हाउ कैन यू रिड्यूस प्रेशर? आप प्रेशर को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, राइट। तो प्रेशर जो चीज क्रिएट कर रही है उसको हटा दे। अगर आप एटमॉस्फेयर को हटा दें
स्पेस में ले आए अगर आप किसी भी मैटर को, तो उसके ऊपर से जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का प्रेशर था वो हट गया, ठीक है। तो ऐसे में वो कैसे एक्ट करेगा, ऐसे में ऐसे में क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ प्रेशर कैन डायरेक्टली चेंज स्टेट ऑफ मैटर टू गैसियस स्टेट में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब ये है कि अगर आयरन धरती पर रखा हुआ है हमने, और उस आयरन को अगर हम स्पेस में ले जाएंगे तो वो तुरंत आयरन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या इसका मतलब ये है? तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन काफी सारे लिक्विड्स अगर आप प्रेशर उसके ऊपर से घटाते हैं, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काफी सारे लिक्विड्स हमारी धरती के ऊपर मौजूद हैं, अगर जैसे कि मिल्क है, हनी है, क्या बोलते हैं, पेट्रोल है, वाटर है, ये सब लिक्विड्स हैं, राइट। इनके ऊपर से अगर आप प्रेशर हटा देंगे तो इनके पार्टिकल्स को अब इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस तोड़कर बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स इंटर पार्टिकल फोर्सेस को, किसी भी लिक्विड के इंटर पार्टिकल फोर्सेस को मेंटेन करके रखने में उसके एटमॉस्फेयर के प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। अब ये बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बिल्कुल सर से ऊपर से गया होगा, लेकिन जब हम ज्योग्राफी में साइक्लोन्स को समझ रहे होंगे, ओशियानिक करंट्स को समझ रहे होंगे, जेट स्ट्रीम्स को समझ रहे होंगे, तो वहां पर प्रेशर की हमारी ये समझ, हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर की हमारी ये समझ, ठीक है, और ये समझना कि लिक्विड के ऊपर जो हम प्रेशर की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, राइट, बर्नौलीज थ्योरम हो सकता है कि समझाऊं मैं आपको, फिजिक्स में शायद बर्नौलीज थ्योरम आएगी, वहां पर मैं आपको प्रेशर को और डिटेल में समझाऊंगा, हम मतलब न्यूमेरिक एक्सप्रेशन से हम एक्सप्लेन कर देंगे कि प्रेशर कैसे काम कर रहा है, राइट। बट आई होप यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक जो है वो आइडिया लग गया होगा प्रेशर का, कि हाउ प्रेशर को डिक्रीज करने से गैसेस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ऊपर कोई प्रेशर नहीं है जो उस गैस के पार्टिकल्स को रोक रहा है इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस तोड़कर बाहर निकलने से। तो आप कहेंगे कि क्या प्रेशर इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस को रोक कर रखता है कि आप नहीं तोड़कर बाहर निकलेंगे? जवाब है बिल्कुल हाँ, ठीक है। For instance, solid carbon dioxide directly converts to gaseous state on decrease in pressure to 1 atmosphere. अब ड्राई आइस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, नाउ ड्राई आइस -40 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, लेकिन आपको प्रेशर में बंद करनी पड़ती है वो। आप जैसे ही ड्राई आइस के बर्तन को, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर से प्रेशर लीड हटा देंगे तो वो सॉलिड नहीं रहेगी, आपको तुरंत वो सफेद रंग के स्मोक में बदलती हुई नजर आएगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड में तुरंत बदल जाएगी, क्यों? क्योंकि प्रेशर था तो उसके पार्टिकल्स जुड़े हुए थे सॉलिड में, प्रेशर हट गया तो पार्टिकल्स फ्री हो गए अब अपनी स्टेट में जाने के लिए। बट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है। एक एटमॉस्फेयर में कौन कौन सा मटेरियल, कौन कौन सा मैटर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में, आपको ध्यान में रखना। यानी कि मोस्ट ऑफ द गैसेस आर इन गैसियस स्टेट इन 1 atmospheric pressure, and if we convert those gases in liquid or in solid state in case of carbon dioxide, we have to decrease the temperature and increase the pressure. एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ाना पड़ेगा। बट इफ वी रिलीज द प्रेशर, तो सिंपल सी बात है ना, आपने प्रेशर बढ़ाया, कंटेनर को प्रेस किया, मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिकल्स पास आ गए, आप जैसे ही प्रेशर को घटाएंगे तो पार्टिकल्स फैल जाएंगे, ठीक है। वो तो प्रेशर की वजह से, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घर में होती है सिलेंडर्स में, वो प्रेशर की वजह से हमने उस सिलेंडर के अंदर कैद कर रखी है। जैसे ही आप नॉब खोलेंगे ना उसकी, अगर आप बगैर पाइप कनेक्ट किए रेगुलेटर को खोलें तो तुरंत गैस कैसे एस्केप करती है, तो जैसे ही हम रेगुलेटर खोलते हैं हम प्रेशर रिलीज करते हैं और गैस जो है वो तुरंत बाहर की तरफ भागती है, तो वो लिक्विड से तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाती है और फिर हम उसे तुरंत इग्नाइट कर देते हैं। दैट इज आवर क्या बोलते हैं, कुकिंग इक्विपमेंट्स वर्क। समझाऊंगा आगे आगे आपको कि एलपीजी बर्नर्स वगैरह ये सब काम कैसे करते हैं, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, इवापोरेशन को समझते हैं अब क्या है। आई होप आपको प्रेशर का असर जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर का असर मैटर पर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। इन पर मैं इतना, देखिए साइंस में इसी तरह बिल्कुल इतनी बहुत ही ज्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन ग्रेजुअली हम डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह साइंस समझाऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे, मैंने कभी मेंशन किया था क्लास में कि क्वांटम पढ़ाऊंगा,
देखिए क्वांटम को समझने के लिए सारी बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। क्वांटम लास्ट में करवाऊंगा जरूर, ठीक है, जब फिजिक्स अच्छे से, केमिस्ट्री का ठीक ठाक समझ हमारी डेवलप हो जाएगी, देन आई विल एक्सप्लेन क्वांटम थ्योरीज क्या है वो, ठीक है। अब बात करते हैं इवेपोरेशन की। Now, the phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन। Now, evaporation and boiling में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वाटर है, कोई कोई भी लिक्विड है इस बर्तन के अंदर, ठीक है। तो उस लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, ऑब्वियसली हम जानते हैं हर एक मैटर के पार्टिकल है, और उसका नेचर क्या है, उनके बीच के फोर्सेस जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, यानी वो फ्रीली मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो पार्टिकल सरफेस के पास आएगा वो एस्केप कर जाएगा, ठीक है। दूसरा पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, जो पार्टिकल सरफेस के पास आया वो एस्केप कर गया, हाँ, पार्टिकल मूव कर रहे हैं, जो पार्टिकल सरफेस के पास आया वो एस्केप कर गया। अब लिक्विड की सरफेस से जो पार्टिकल एस्केप कर जा रहा है, ठीक है, अभी हम हीट नहीं कर रहे हैं, अभी हम नीचे से हीट नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर पार्टिकल मूव करता हुआ सरफेस पे आया और एस्केप कर गया, इसे आप कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप हीट बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो सरफेस से जल्दी से एस्केप करेंगे, ठीक है। इसको आप कहेंगे मतलब ये हो तो इवेपोरेशन ही रहा है, बट ड्यू टू इंक्रीज इन हीट एंड धीरे धीरे ये प्रोसेस फिर बॉइलिंग में बदल जाएगा, जब बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। आई होप इवेपोरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। In evaporation, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप कहेंगे कि सर अगर लिक्विड है और लिक्विड के पार्टिकल्स अगर सरफेस पे आकर एस्केप कर जा रहा है, दैट मीन्स जो पार्टिकल एस्केप किया उसकी एनर्जी बाकी पार्टिकल से ज्यादा थी। समझ रहे हैं आप, ध्यान से समझिए। ये किसी भी लिक्विड का सरफेस है, ठीक है, इस बर्तन में ऐसे लिक्विड था, मान लीजिए ब्रिम तक भरा हुआ है, ठीक है, और ये इसके पार्टिकल हैं, है ना। तो जो पार्टिकल सरफेस से एस्केप करेगा बाकी पार्टिकल्स के इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। अब आप कहेंगे कि सर सरफेस वालों की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कैसे है ना, या क्या एक एक किसी मैटर की सभी पार्टिकल्स में से आप देखें तो क्या किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और किसी की काइनेटिक एनर्जी कम हो सकती है। कहने का मतलब अगर ये पूरा का पूरा एक लिक्विड है तो क्या इसके अलग अलग पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकती है। तो वो डिपेंड करेगा कि वो किस सरफेस पे टच हो रहा है, यानी कि ये जो ऊपर सरफेस है इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऊपर से, ठीक है। ऊपर जो है वो क्या है, ऊपर गैस है, एयर है, और नीचे जो है वो लिक्विड है। ध्यान से देखिएगा, थोड़े से टेढ़े कॉन्सेप्ट हैं ये, ठीक है। अगर आपने पहले फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो थोड़ी सी समस्या होगी समझने में, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सरलता से आपको समझाऊं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। ना अब देखिए इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। इन इवेपोरेशन अ स्मॉल फ्रैक्शन of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor, ठीक है। तो ये एक बर्तन था, इस बर्तन के ब्रिम तक पानी भरा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। तो ऊपर क्या है, ऊपर से आ रहा है एयर का प्रेशर, ठीक है, और नीचे ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर अभी ये पानी है। तो इसके जो नीचे पार्टिकल होंगे, ये सारे जो पार्टिकल हैं ये अपने नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी से घूम रहे हैं इधर उधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सरफेस पे पार्टिकल हैं, इस सरफेस पे जो पार्टिकल है इसको हो सकता है कि लाइट की एनर्जी मिल रही हो, ठीक है, इसको हो सकता है कि विंड की एनर्जी मिल रही हो, राइट, या सिंपल एज दैट
कि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो डिफरेंस होता है, वो आपको मीडियम का डिफरेंस समझाऊंगा आगे क्या होता है। तो दो अलग अलग मीडियम्स भी तो हैं यहाँ, इसकी वजह से भी जो है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस वाला फंडा भी यहाँ पर लगता है। तो ये पार्टिकल बहुत आसानी से एस्केप कर जाएंगे। तो एक रूम टेम्परेचर और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सरफेस के जो पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है कई सारे कारणों से, लाइट या हीट या विंड या प्रेशर डिफरेंस की वजह से भी वो एस्केप कर जाते हैं। इसको बोलते हैं आप इवेपोरेशन। बट इसका मतलब ये है कि अगर आप बढ़ाएंगे क्या, हीट बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स की एनर्जी तेज होगी, इवेपोरेशन बढ़ेगा। अगर आप विंड बढ़ाएंगे, विंड आएगी तो विंड एनर्जी से भी पार्टिकल एक्साइट होंगे और वो भी इवेपोरेट करेंगे। तो जब हम चाय को फूंक क्यों मारते हैं, चाय को फूंक इसलिए मारते हैं हम ताकि उसके सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, दैट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। आगे समझाता हूं, ठीक है। तो चाय को हम फूंक मारते हैं तो उससे इवेपोरेशन होता है, राइट। पानी के ऊपर आप फूंक मारेंगे तो इवेपोरेशन होगा, ठीक है। अब अपने हाथ के ऊपर फूंक मारेंगे तो आपको ठंडा महसूस होगा, दैट इज इवेपोरेशन कॉजेज, ड्यू टू इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। हमारे हाथ के ऊपर भी सर्टेन लेवल ऑफ मॉइस्चर होता है। आप ऐसे उंगलियों को रगड़ कर महसूस करें, आपको जो है वो ऑयल और मॉइस्चर महसूस होगा। हमारी टिप्स में ऑयल और मॉइस्चर जरूर मौजूद होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, वेट क्लोथ ड्राई अप ड्यू टू इवेपोरेशन, ठीक है। अब इवेपोरेशन का बेसिक एग्जांपल क्या है, अगर किसी आप ग्लास में पानी छोड़ देंगे, 10 दिन बाद आएंगे तो पानी थोड़ा सा कम दिखेगा आपको, ठीक है। आपने बाहर कपड़े टांग के रखे, कुछ समय बाद जो है वो कपड़े वो सूख गए, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। बट हम देखेंगे कि इवेपोरेशन के प्रोसेस को आप स्पीड अप कैसे कर सकते हैं, उसकी रफ्तार स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फैक्टर्स क्या है जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, इवेपोरेशन बढ़ता है। इवेपोरेशन घटेगा और बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कैसे? सबसे पहले अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो मान लीजिए ये 10 ml पानी है, आपने 10 ml पानी रखा इस चौड़े बर्तन में और 10 ml पानी रखा इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। यहां तक पानी भरा और इस चौड़े बर्तन में, इस पेट्री डिश कह सकते हैं इसको, इस पेट्री डिश में आपने 10 ml पानी रखा। तो यहां पर क्या, सरफेस एरिया बढ़ गया ना। तो मैंने क्या कहा, सरफेस का पार्टिकल एस्केप कर जाता है। तो सरफेस एरिया ज्यादा तो पार्टिकल जल्दी एस्केप करेगा, ज्यादा एस्केप करेंगे। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहाँ पर सरफेस एरिया कम है जबकि वाटर सेम है, 10 ml वाटर है, ठीक है। यहाँ पर सरफेस एरिया कम है तो यहाँ पर धीरे धीरे वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा। तो सबसे पहला तो क्या फंडा है कि आप सरफेस एरिया को बढ़ा या घटा दें। अब ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ज्योग्राफी में बहुत काम आएंगे सरफेस एरिया वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि हमें प्रेसिपिटेशन समझना है, हमें ह्यूमिडिटी को समझना है, हमें क्या बोलते हैं साइक्लोन फॉर्मेशंस को समझना है, हमें रेनफॉल पैटर्न्स को, मॉनसून वगैरह को समझना है। तो ये इवेपोरेशन के फंडे हमें पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ इंक्रीज इन सरफेस एरिया से क्या होगा, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, सिंपल एज दैट। ये हमने समझा दिया कैसे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट टू इंक्रीज, है ना। तो आप कपड़े को अगर आप सुखाने डाल रहे हैं तो ऐसे मतलब उनको बहुत कंजेस्टेड तरीके से नहीं आप डालते, आप उनको जितना हो सके स्प्रेड करके डालते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़े और इवेपोरेशन जल्दी हो और कपड़ा जल्दी सूखे, ठीक है। दूसरी चीज, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर वाला फंडा आप समझ गए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पार्टिकल्स जल्दी एस्केप करेंगे सरफेस को, हेंस इवेपोरेशन बढ़ेगा। With the increase in temperature, kinetic energy of the particles increases enough to push them into the vapor state. Simple as that. उसके अलावा डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। नाउ अब मैं बोल रहा हूँ एटमॉस्फेयर कैसे काम करता है। मान लीजिए यही वो बीकर है, इसके अंदर पानी है, राइट, ब्रिम तक भरा है। लेकिन अगर मान लीजिए जिस कमरे में आपने इस बीकर को रखा है उस कमरे में जो हवा है उसमें ऑलरेडी वाटर वेपर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। सो ये जो पार्टिकल्स है ना ये बाहर को धक्का नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वाटर वेपर बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन का खेल है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है, और जितनी ज्यादा हायर कंसंट्रेशन होगी और जितनी कम लोअर कंसंट्रेशन होगी उतना रैपिड मूवमेंट होगा। तो अगर जिस कमरे में आपने इस बीकर को रखा है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, एक तो ये तो पानी पूरा ही पानी से भरा हुआ है ये बीकर, यहां तो कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, ठीक है। और इधर वाटर वेपर की कंसंट्रेशंस क्या है
है तो मॉलिक्यूल H2O का ही ना, इधर किस स्टेट में है, लिक्विड में, इधर किस स्टेट में, वेपर स्टेट में, एटमॉस्फेयर में, बट है तो मॉलिक्यूल H2O का ही। तो H2O का मॉलिक्यूल जो है वो यानी कि स्पेस नहीं है, है ना, इस कमरे के अंदर इतनी ह्यूमिडिटी है कि इतना पार्टिकुलर स्पेस नहीं है बीच में कि और H2O के मॉलिक्यूल्स आप जोड़ सकें। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि जो भी एनवायरनमेंट है उसमें इतने इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस है ही नहीं या कम है कि और पार्टिकल्स जो है वो आकर जुड़े। बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमिडिटी को समझना, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो कंसेप्ट। लेकिन अगर मान लीजिए ये एरिड है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब क्या है कि एयर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें H2O के मॉलिक्यूल्स कम है बहुत, दैट मींस वहां पर गुंजाइश है H2O के मॉलिक्यूल्स आने की, तो इवेपोरेशन जो है वो तेज हो जाएगा। सो ह्यूमिडिटी कम तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा। सो दैट मींस बरसात के मौसम में जब ह्यूमिडिटी अभी बहुत ज्यादा होगी तो कपड़ा बहुत देर में सूखेगा, और भरी तपती जून मई जून की जो धूप होती है उसमें कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, खासतौर पर नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। द इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद रिडक्शन इन ह्यूमिडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल एज दैट। ठीक है, नाउ इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, सिंपल एज दैट, कंसंट्रेशन का खेल है। अब डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, डिफ्यूजन वर्ड का इस्तेमाल जो है वो अभी मैंने क्लियरली नहीं किया, आगे आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, डिफ्यूज होने का मतलब क्या है, फ्यूज एंड डिफ्यूज का मतलब क्या होगा, राइट। नाउ इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर आप विंड स्पीड बढ़ाएंगे तो भी इवेपोरेशन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि विंड एनर्जी से पार्टिकल्स एस्केप कर जाएंगे, सिंपल एज दैट। सो अगर कपड़ा आपने बाहर डाला है, धूप भी है और हवा भी चल रही है, तो कपड़ा रिलेटिवली जल्दी सूख जाएगा। या आप अगर कपड़े को ड्रायर से सुखाएंगे तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्रायर जो है वो गर्म हवा फेंक रहा है, तो पार्टिकल गर्म भी हो रहा है। ठीक है, मतलब पानी का पार्टिकल कपड़े में गर्म भी हो रहा है, एज वेल एज उसको हवा भी मिल रही है, तो वो जल्दी एस्केप करेगा। और अगर वो गर्म है, हवा अगर गर्म है तो उसमें ह्यूमिडिटी कम है, सिंपल एज दैट। ठीक है, with the increase in wind speed the particles of water vapor move away with the wind decreasing the amount of water vapor in the surrounding, simple as that। हवा जो है वो वाटर वेपर को अपने साथ ले जाती है। ठीक है, हेंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन विंड। बट इफ द विंड इज कोल्ड और विंड इज ह्यूमिड, ह्यूमिड भी तो हो सकती है ना विंड, राइट, तो उस केस में ह्यूमिडिटी एक्ट करेगी। बट अगर ड्राई विंड है तो ऑब्वियसली बढ़ेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन एंड कूलिंग का फंडा समझते हैं कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे क्रिएट करती है। मतलब मान लीजिए आप अपनी स्किन को हल्का सा गीला करें और फूंक मारें तो आपको स्किन जो है वो गीली महसूस, मतलब ठंडी महसूस होगी। अगर आपके स्किन के ऊपर पानी गिर जाता है और अगर आप फूंक मारें तो ठंडा महसूस होता है स्किन पर। तो ये इवेपोरेशन कूलिंग कैसे क्रिएट करता है, आइए समझाते हैं। तो मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये पानी के मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, ये आ गए पानी के पार्टिकल्स। तो अब इन पानी के पार्टिकल्स को क्या करना है, इनको एस्केप करना है। तो एस्केप करने का रेट बढ़ता कैसे है, हीट के साथ। अब मान लीजिए ये पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे था 22 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये 22 या 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये अपने नॉर्मल रेट से इवेपोरेट करेगा, इवेपोरेट तो करेगा। लेकिन जैसे आपकी स्किन पर आया तो इसको टेम्परेचर मिला 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। ठीक है, दैट मीन्स इस पानी के नॉर्मल टेम्परेचर से इसको ज्यादा टेम्परेचर मिला। तो यानी इस पानी के पार्टिकल्स, जो भी पानी आपके हाथ पर पड़ा, उस पानी के पार्टिकल को क्या मिला, हीट एनर्जी मिली। ठीक है, सो आपके स्किन से उसने क्या एब्जॉर्ब किया, पार्टिकल ने आपके स्किन से क्या एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब किया। दैट मीन्स आपके स्किन से अगर हीट चली, हीट ट्रांसफर हो गई, तो आपके स्किन का टेम्परेचर क्या हो गया, लो। ऊपर से आपने मार दी फूंक, ठीक है, आपने कर दी विंड ब्लो, तो पार्टिकल्स और तेजी से एस्केप करने लगे। ठीक है, और तेजी से एस्केप करने लगे तो आपकी स्किन से हीट वो और तेजी से ले जाने लगे। अगर वो उन्होंने आपके स्किन से हीट ले ली तो आपकी स्किन हो गई कोल्ड, हेंस इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। और इवेपोरेशन का जो कूलिंग इफेक्ट है वो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हमारे घरों में डेजर्ट
कूलर्स में, ठीक है। या अगर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, आप अपनी खिड़की के ऊपर अगर गीला कपड़ा लगा देंगे तो कमरा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, दैट इज ड्यू टू द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, राइट। नाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, कैसे? इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, हम समझ गए कैसे। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू regain the energy lost during the evaporation, simple as that। देखिए, the particles of liquid absorb energy from the surroundings to regain the energy lost during the evaporation। The absorption of energy from the surroundings makes the surrounding cold। अब देखिए, ये लिक्विड है, ये किसी एक सराउंडिंग में है ना, मान लीजिए आप लिक्विड आपकी स्किन के ऊपर ही है, ये आपकी स्किन का पीस है, इसके ऊपर ये लिक्विड है, समझने की कोशिश करें, राइट। इस लिक्विड के जो है वो क्या है, पार्टिकल हैं, आपकी स्किन जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, ये पार्टिकल जो होंगे लिक्विड के, ये क्या करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। अब नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है, राइट। जितनी एनर्जी लूज होगी उतनी एनर्जी गेन होगी, राइट। दैट मीन्स जितना पार्टिकल यहां से इवेपोरेट करता रहेगा वो एनर्जी लूज हुई इवेपोरेशन में। इवेपोरेशन का मतलब क्या है, पार्टिकल के बीच में बॉन्ड टूट गया ना, और पार्टिकल एस्केप कर गया, एस्केप कर गया तो एनर्जी लूज हो गई, तो वो एनर्जी गेन कहां से करेगा, स्किन से एब्जॉर्ब करेगा। तो अभी द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी आपने समझा नहीं है, इसलिए कूलिंग का प्रोसेस जो है वो आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट फिजिक्स में समझाऊंगा, वहां पर कूलिंग का कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि पार्टिकल को एस्केप होने में एनर्जी चाहिए थी, तो उसने वो लिक्विड से ली। अब लिक्विड को जो लॉस्ट एनर्जी है उसको पूरा करना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, तो वो स्किन से एनर्जी लेगा। तो स्किन से उसने टेम्परेचर ले लिया, तो स्किन क्या हो गई बदले में, कूल, ठीक है। तो सराउंडिंग्स जो है वो क्या हो जाती हैं, कोल्ड हो जाती हैं। We should wear cotton clothes in summer because cotton helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation। कॉटन क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन जो है वो स्वेट एब्जॉर्ब करेगा, स्वेट जो है वो इवेपोरेट होगा। अगर स्वेट इवेपोरेट हुआ तो बदले में कपड़ा या स्किन क्या हो जाएगी, ठंडी, ठीक है। इसीलिए हमारी बॉडी स्वेट भी करती है गर्मियों में, समझ रहे हैं। इंसानों की या मैमल्स की बॉडी स्वेट इसीलिए करती है ताकि वो स्वेट इवेपोरेट हो और बॉडी टेम्परेचर कम हो। हमारी बॉडी को इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग का फंडा पता है, हमारे जीन्स को, ठीक है। उसके अलावा और एग्जांपल देखते हैं। वी विटनेस वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब एक कमरे में, आप कमरे में ह्यूमिडिटी है, आपने बिल्कुल आजकल के मौसम में ही आप बिल्कुल चिल्ड फ्रिज से निकाला हुआ पानी, बिल्कुल चिल्ड पानी आप स्टील के ग्लास में रखें अपने टेबल पर, कुछ देर में पाएंगे कि ग्लास के बाहर, मैं बचपन में बहुत सोचता था कि यार मैंने गिरा दिया क्या पानी, मैं कभी भी पानी मतलब ग्लास रखता था टेबल पर और मैं देखता था कि नीचे जो है वो पानी का ऐसे रिंग बन जाता था, और मैं सोचता था कि मैंने पानी तो बिल्कुल भी नहीं गिराया, तो पानी का रिंग कैसे बन गया, जब मैं बिल्कुल छोटा था। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया कि नहीं, आस पड़ोस के एयर में क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है, और ये ग्लास बहुत ज्यादा ठंडा है क्योंकि ठंडा पानी है उसमें। तो आस पड़ोस की जो एयर है वो क्या हो गई, वो वेपर्स हो गए यहाँ पर कंडेंस, और यहाँ पर वो कंडेंस होकर जो है वो उन्होंने एक लेयर, मतलब एक क्या बोलते हैं, वाटर की लेयर जो है वो कंडेंस, मतलब कंडेंसेशन हो गया बेसिकली उस ग्लास के ऊपर। तो ये जो कंडेंसेशन वाला जो फंडा है इसको बोलते हैं ड्यू फॉर्मेशन, और ड्यू फॉर्मेशन ज्योग्राफी में बहुत काम आएगी हमारे, ठीक है। सवाल यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है ड्यू फॉर्मेशन पर, ध्यान रखिए। अब ये सारे कॉन्सेप्ट में हवा में नहीं बता रहा, ये सब चीजें धीरे धीरे यूपीएससी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में पूछी हैं। अगर डायरेक्ट सवाल नहीं आया तो इनडायरेक्टली तो इन कॉन्सेप्ट्स का फायदा तो आपको होगा ही होगा, ठीक है। आप लोगों का समय वेस्ट नहीं करूंगा मैं, बहुत प्रीशियस है आप लोगों का समय ना। वाटर, ice cold water, because water vapor present in air on coming in contact with cold glass of water loses energy and gets converted into liquid state, ठीक है, which we see as water droplets। तो इन्होंने लूज कर दी एनर्जी, है ना। देखिए, वेपर स्टेट में गया था ना, वेपर स्टेट में गया था यानी एक्साइटेड था, लेकिन ठंडे ग्लास के पास आया, टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, एक्साइटमेंट कम हो गई।
ठीक है, एक्साइटमेंट कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो पार्टिकल नजदीक आ गया, पार्टिकल नजदीक आ गया तो क्या हो गया, वेपर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, वेपर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो गया, ड्रॉपलेट फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, सो ये तो हम रेगुलरली देखते ही हमारे हमारे आसपास होता हुआ, राइट। सो दिस वाज द चेंज इन मैटर वाला कॉन्सेप्ट था। इसके और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। आई होप आपको मेरी जनरल साइंस की सीरीज में मजा आ रहा होगा, धीरे धीरे बिल्ड होगा। सेम गोज फॉर ज्योग्राफी, हो सकता है कि अभी आपको फिलहाल ज्योग्राफी में मजा नहीं आया होगा, बट धीरे धीरे बिल्ड होगा, आई कैन अश्योर यू दैट। ठीक है, बहुत मजा आएगा हमें। 10% डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो मेरा कोड जरूर यूज करें, चौहान सर हिस्ट्री। बहुत बेहतरीन जो है वो ऑफर्स अवेलेबल हैं, प्रीलिम्स के लिए ऑफर अवेलेबल है। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, कोड यूज करें मेरा चौहान सर हिस्ट्री। ऑलराइट, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।